नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुनाइट। मैं हूं स्वाति रायना। आपको जल्द ही बिजली के ब्लैकआउट से छुटकारा मिलने जा रहा है। अब ब्लैकआउट होने की स्थिति में भी आपके घर की बिजली नहीं जाएगी। ऊर्जा मंत्रालय ने इसके लिए ब्राउन आउट योजना की शुरुआत की है। सरकार की बिजली के ब्लैकआउट की स्थिति को ब्राउन आउट में बदलने की योजना है। ऊर्जा मंत्रालय ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत डीसी लाइन योजना शुरू की है। ये पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान के फलोदी गांव और बिहार के सासाराम जिले में चल रहा है। इस योजना के तहत हर घर में डीसी लाइन दी जा रही है, जिसके तहत ग्रिड फेल होने पर भी घरों में सीमित बिजली पहुंचती रहेगी और घरों के बल्ब और पंखे चलते रहेंगे। तो ये योजना अब जल्द ही भारत में आने वाली है। बिजली जाने की समस्या से छुटकारा मिलेगा। ये भी आपको बताएं, दुनिया के 5 बड़े ब्लैकआउट्स कहां पर अब तक हुए हैं, कैसे जब बिजली गई है दुनिया के बड़े शहरों में तो लोग परेशान हुए। 1965 की बात करें, 9 नवंबर 1965 यूएस कनाडा न्यूयॉर्क सिटी की बत्ती गुल हो गई थी। दुनिया का सबसे बड़ा और इन्फ्लुएंशियल शहरों में से एक माना जाता है। कुल 3 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए थे। 13 घंटे तक ये बिजली गुल रही थी और लोग परेशान रहे थे। कुछ और ब्लैकआउट्स की बात की जाए तो थाईलैंड में 18 मार्च 1978 को ब्लैकआउट हुआ था। सामिट प्रकान में पावर प्लांट फेल हो गया था, जिसके चलते ब्लैकआउट हुआ। 9 घंटे तक बिजली गुल रही थी। तो दूसरे बड़े ब्लैकआउट्स में थाईलैंड शामिल है। तीसरे नंबर की बात की जाए तो कनाडा में एक बार फिर से ब्लैकआउट की स्थिति पैदा हुई थी। 13 मार्च 1989 की बात है ये। क्यूबेक में 12 घंटे तक बिजली गुल रही थी। लोग परेशान रहे थे। 60 लाख लोग इससे प्रभावित हुए थे। उसके बाद ब्राजील की बात करें तो यहां पर भी ब्लैकआउट हुआ। 11 मार्च 1999 को सदर्न ब्राजील में इटापो पावर प्लांट पर बिजली गिरी, जिससे कि ब्लैकआउट हुआ और 9.7 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए थे। तो दुनिया के कुछ बड़े ब्लैकआउट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। 2 जनवरी 2001 उत्तर भारत में ग्रिड ही फेल हो गया था, जिससे कई लोग प्रभावित हुए थे। 12 घंटे तक बिजली गुल रही थी। तो एक दुनिया के 5 बड़े ब्लैकआउट्स के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन ये जो नई टेक्नोलॉजी, नया कॉन्सेप्ट आने जा रहा है, उससे इससे जल्दी ही निजात मिल सकता है। लेकिन आखिरकार एक कॉन्सेप्ट क्या है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ अशोक झुंझुनवाला, प्रोफेसर IIT मद्रास से। अशोक जी, आपका बहुत स्वागत है। आपसे समझना चाहेंगे, जो ये योजना की शुरुआत सरकार करने जा रही है, आखिरकार ये कॉन्सेप्ट कैसा है और इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर अगर इसकी बात की जाए, कितना पॉसिबल आपको ये लगता है? धन्यवाद स्वाति जी। ये हम नया कॉन्सेप्ट इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि भारत में तो ब्लैकआउट बहुत होता है, बिजली बहुत जाती है, तो इससे हम लोग सब त्रस्त रहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई तरीके से हमको इसका छुटकारा मिल सके। तो ये हमारे वैज्ञानिक IIT मद्रास में हम लोगों ने मिलकर इसको बनाया है। इसके तहत ये होगा कि हर घर में जो तार आते हैं बिजली का, वही तार आएगा। उस तार से मीटर के बाद एक लाइन आती है, AC लाइन आती है। हम इसमें जो चेंज करेंगे वो मीटर के बाद 2 लाइन आएगी, एक AC लाइन आएगी और एक DC लाइन आएगी। जो DC लाइन रहेगी सीमित रहेगी। इसमें DC लाइट, DC पंखे और DC टेलीविजन, सेलफोन चार्जर सब लग सकते हैं जी। फायदा ये है कि अगर हम जब DC लाइट लगाते हैं और DC फैन लगाते हैं और DC इलेक्ट्रॉनिक्स लगाते हैं, सेलफोन चार्जर हो या टेलीविजन हो, तो इसमें हमारी बिजली की खपत करीब करीब आधी ही होती है जी। तो एक तो बिजली का बिल बचेगा इससे। दूसरी बड़ी बात है, इसके अंदर हम लोगों ने एक ऐसा काम किया है कि जब भी ब्लैकआउट होगा तो AC तो बंद हो जाएगा। ये सीमित जो बिजली आती रहेगी DC की, वो आती ही रहेगी, वो नहीं बंद होगी।
तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, जिसके तहत डीसी लाइन दी जा रही है और सीमित बिजली पहुंचती रहेगी, जिसमें घरों के बल्ब और पंखे ही चलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अशोक झुंझुनवाला हमसे बातचीत करने के लिए, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते दूसरी खबर की ओर। लोगों को ट्रेनों में ज्यादा से ज्यादा सीटें मुहैया कराने के लिए रेलवे जल्द ही सांसदों के कोटे से बुक होने वाले टिकटों को लेकर कड़े नियम ला सकता है। मुख्य सूचना आयुक्त ने रेलवे बोर्ड को सांसदों के कोटे से बुक होने वाले टिकटों में हो रही गड़बड़ी को रोकने के लिए कहा है। सीआईसी ने रेलवे बोर्ड से कहा कि सांसदों के लिए ट्रेन टिकट बुक और कैंसिल होने के सिस्टम की समीक्षा की जाए। सीआईसी ने रेलवे बोर्ड से ऐसा सिस्टम बनाने को कहा कि जिससे सांसद बुकिंग कराने के बावजूद सफर नहीं करते हैं तो उसे कैंसिल किया जा सके, और अगर सांसद टिकट कैंसिल या यात्रा नहीं करते हैं तो टिकट का पैसा उनकी तनख्वाह या फिर पेंशन से काटा जाए। अक्सर सांसद ट्रेनों के एसी फर्स्ट क्लास की बुकिंग काफी पहले ही करा लेते हैं और कई बार सफर नहीं करने के बावजूद उन्हें कैंसिल नहीं कराते, जिससे जरूरतमंद को टिकट ही नहीं मिल पाते। इतना नहीं, सांसदों के टिकट का भुगतान करने से सरकारी खजाने को भी चपत लगती है। वहीं सांसदों के नाम पर गलत तरीके से टिकट बुकिंग कराई जाती है, जबकि सांसदों को इसके बारे में पता ही नहीं होता है। दूरसंचार विभाग 6 टेलीकॉम कंपनियों को डिमांड नोटिस जारी करेगा और इन कंपनियों को 12,500 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस जारी किया जाएगा। इन 6 कंपनियों पर अपनी आय कम दिखाने का आरोप है। दूरसंचार विभाग के मुताबिक ये मामला संसद की पीएससी के पास लंबित है। इस मामले में पीएससी की 2 बैठकें हो चुकी हैं, जबकि अगली बैठक 13 जुलाई को होगी। बढ़ते आगे, कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर 45,000 करोड़ रुपए के घोटाले को छुपाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सीएजी ने गड़बड़ी पकड़ी है, लेकिन केंद्र की सरकार इस मामले में शामिल कंपनियों को बचाने में लगी है। सुरजेवाला ने पीएम के ना खाऊंगा ना खाने दूंगा के नारे को खोखला बताया और कहा कि सीएजी जांच में बात साबित हुई है। मोदी सरकार 6 टेलीकॉम कंपनियों से बकाया लेने के बजाय और जुर्माना ठोकने के बजाय उन्हें बचाने में लगी हुई है। कि मोदी सरकार 6 टेलीकॉम कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए उन पर बकाया राशि की वसूली की बजाय, उन पर जुर्माना ठोकने की बजाय उनको बचाने के उपाय ढूंढने में जुटी है। मुझे जहां सुनने में आया है कि कोई सीएजी की रिपोर्ट है जिसमें 2006 से 2009 के बीच में डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में, कांग्रेस की सरकार के समय में अंडर रिपोर्टिंग हुई है। वो मामला शायद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने में है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और जो भी रिपोर्टिंग होती है उस पर स्पेक्ट्रम यूजर्स चार्जेस और लाइसेंस फी लगता है। ये पेनल इंटरेस्ट के साथ कलेक्ट किया जाएगा। 251 रुपए में स्मार्टफोन देने का दावा करने वाली रिंगिंग बेल्स अभी तक फोन की डिलीवरी नहीं दे पाई है, लेकिन कंपनी ने दुनिया का सबसे सस्ता एलईडी टीवी जरूर लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस टीवी की कीमत 9,990 रुपए रखी है। कंपनी ने दावा किया कि वो 15 अगस्त से टीवी की बिक्री शुरू कर देगी। ये एलईडी टीवी 31 इंच का है। कंपनी ने यहां तक दावा किया कि टीवी की बिक्री से जो भी मुनाफा मिलेगा उसमें से 95% चैरिटी के लिए दिया जाएगा। कंपनी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर सरकार से फोन पर सब्सिडी देने की मांग भी की है। साथ ही कंपनी ने सरकार से 50,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी मांगी है। आपको बताएं कि कंपनी ने कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि वो 1 जुलाई से अपने फोन की डिलीवरी शुरू करेगी, लेकिन अब कल से फोन की डिलीवरी शुरू करने की बात कह रही है। पहले चरण में रिंगिंग बेल्स 5,000 फ्रीडम 251 मोबाइल फोन डिलीवर करेगी और कंपनी को 8.25 करोड़ फोन की बुकिंग भी मिली थी। लेकिन सवाल यह है कि अगर सरकार फोन पर सब्सिडी देने से मना कर देती है तो क्या बाकी ऑर्डर की डिलीवरी नहीं दी जाएगी? और 251 रुपए की फोन की डिलीवरी के बारे में रिंगिंग बेल्स के एमडी मोहित गोयल से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता अश्विनी गुप्ता ने। कितने फोन सर का आपके पास रजिस्ट्रेशन आया था और उसके बाद क्या सिचुएशन सर है? 7.5 करोड़ यूनिट्स हमारे पास में रजिस्टर्ड हुई थी ऑनलाइन और 75 लाख यूनिट्स हमारे पास में ऑफलाइन। तो 8.25 करोड़ यूनिट्स हमारे पास में रजिस्टर्ड हुई थी, जिसमें से 2 लाख लोगों को जिनके पास में फ़ोन नहीं है, 2 लाख यूनिट्स हम देने जा रहे हैं। लेकिन आज मैं बात करूं कि मैंने अभी भी बताया आपको 50% से ज़्यादा लोग अभी भी हैं जिनके पास में स्मार्टफोन या फ़ोन ही नहीं है। उसके लिए 28 जून को हमने मोदी जी से रिक्वेस्ट की है कि आप अपने कीमती समय में से 10 मिनट हमें दें, जिससे कि हम उन्हें बताएं कि 75 करोड़ लोग
75 करोड़ 750 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास में आज भी स्मार्टफोन नहीं है। आप थोड़ा सा गवर्नमेंट इसमें थोड़ा सा सपोर्ट करे। मैं ये नहीं कहता आप मुझे, मेरी कंपनी को, रिंगिंग बेल को इसका ऑर्डर दें, आप बस मुझे कैसे भी इसका विश्वास दे दें कि हम 75 करोड़ लोगों को फ़ोन देंगे। मैं अपना ये नाम भी, अपनी कंपनी भी समर्पित करने के लिए रेडी हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। रिलायंस जियो ने मॉनसून हंगामा ऑफर की शुरुआत कर दी है। कंपनी ने अपने 4G मोबाइल फोन लाइफ के दाम 25% तक घटा दिए हैं। यानी पहले 3,999 रुपए में मिलने वाला लाइव 4G फोन अब 2,999 रुपए में मिलेगा। इस फोन के साथ 3 महीने के लिए अनलिमिटेड 4G डेटा फ्री। अगर 3 महीने में आरजीओ की कमर्शियल सर्विस शुरू नहीं होती है तो यही ऑफर आगे एक्सटेंड भी कर दिया जाएगा और बाद में कमर्शियल सर्विस शुरू होने के बाद जो दरें तय होंगी वो लागू होंगी। ये ऑफर आरजीओ के लाइव फ्लेम ड्यूअल सिम फोन पर लागू है। साथ ही एचडी स्क्रीन वाले इस फोन में वीडियो कॉलिंग और कॉन्फ्रेंस की सुविधा है। फोन के साथ आरजीओ की सभी सर्विस साथ में मिलेंगी। आरजीओ के इस कदम से 4G सर्विस देने वाली एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। मोबाइल वॉलेट के बाद अब कारों के डैशबोर्ड पर कब्जे की लड़ाई तेज हो गई है। अलीबाबा के फाउंडर जैक मा ने एप्पल और गूगल को टक्कर देने की तैयारी कर ली है। अलीबाबा ने यूनओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए कार डैशबोर्ड, टच स्क्रीन और एडवांस रियर व्यू मिरर्स की दुनिया में कदम रखने की तैयारी कर ली है। फिलहाल यूनओएस ऑपरेटिंग सिस्टम फोन, टैबलेट्स और स्मार्ट वॉचेस को कनेक्ट करता है। अलीबाबा ने SAIC मोटर कॉर्प की रायोवी RX5 SUV में अपनी ऑस्कार टेक्नोलॉजी शोकेस की। इस टेक्नोलॉजी के जरिए ड्राइवर पार्किंग स्पेस बुक करने के साथ साथ अपनी मनपसंद कॉफी भी ऑर्डर कर सकते हैं और इन सब की पेमेंट अलीबाबा के अलीपे सिस्टम के जरिए होगी। फिलहाल दुनिया भर में गूगल का एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल का कार प्ले सिस्टम ड्राइवर्स को फोन और स्क्रीन के जरिए मदद करते हैं। साथ ही ये भी बताएं कि SAIC ने कनेक्टेड कार बनाने के लिए 2015 में अलीबाबा के साथ मिलकर 100 करोड़ युआन का फंड भी बनाया। SAIC का फोक्सवैगन और जनरल मोटर्स के साथ जॉइंट वेंचर है। चलिए मेरे सहयोगी नंद कुमार नायर से इस पर और बात कर लेते हैं कि नंद, आपसे जानना चाहेंगे अलीबाबा की नहीं, चीन की बड़ी चुनौती यहां पर लगती है जरूर। अलीबाबा के जैक मा को हम अमेजन के कंपटीशन के रूप में जानते हैं, लेकिन आने वाले समय में ये एप्पल और गूगल जैसी कंपनियों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाला है। हम जानते हैं कि एप्पल और गूगल अलग अलग कार टेक्नोलॉजीज पे काम करती हैं। जैसे कि गूगल अगर ड्राइवरलेस कार पे काम कर रही है तो एप्पल इन कार प्ले और इन कनेक्टिविटी पर बहुत काम कर रही है। अमेजन ने फ्यूचर को देखते हुए ये समझ लिया है कि इस बिजनेस में बहुत फायदा है और अपनी ग्रुप होल्डिंग कंपनीज को कार मेकिंग और कार टेक्नोलॉजीज की तरफ अग्रसर कर दिया है। यानी कि अब डैशबोर्ड पर है सबकी नजर। इरादा बड़ा साफ है कि डैशबोर्ड के जरिए इन कार एक्सपीरियंस जो है उसको पूरी तरीके से बदला जाए और रिटेल से लेकर बाकी जितने भी खरीदने, बाइंग और सेलिंग के काम है उनको भी डैशबोर्ड की हेल्प से किया जा सके। इसके लिए ऑलरेडी अमेजन ने कई सारे स्टार्टअप्स पर तो कब्जा किया हुआ है। चाइना और वर्ल्ड में अलग अलग हिस्सों में भी, इंडिया में भी कई सारी ऐसी कंपनियां जो कि इस पर काम कर रही है। यानी कि आने वाले समय पे ज्यादातर कंपनियों की नजर अब सिर्फ छोटे मोटे फीचर्स पे नहीं, इस कार टेक्नोलॉजीज को आगे बढ़ाते हुए कार एक्सपीरियंस अब आपको बाइंग और सेलिंग में भी मदद करेगा। वाकई, और ये एक्सपीरियंस और भी एनरिच करने की तैयारी में है तमाम कंपनीज। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बेंगलुरु, चेन्नई, लखनऊ और दिल्ली में मकानों के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 10 मेट्रो शहरों में 2015-2016 की तीसरी तिमाही के मुकाबले चौथी तिमाही में केवल 4 शहरों में ही दाम बढ़े हैं। इन शहरों में बेंगलुरु, चेन्नई, लखनऊ और दिल्ली शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि 2015-2016 की चौथी तिमाही में ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स की ग्रोथ रेट में काफी कमी आई है। दिलचस्प बात यह है कि काफी समय से मुंबई के हाउस प्राइस इंडेक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। आरबीआई देश के 10 बड़े शहरों के हाउस प्राइस इंडेक्स पर नजर रखता है। ये 10 शहर हैं मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, कानपुर, कोच्चि। 2015-2016 की पहली तिमाही में ऑल इंडिया HPI में कमी आई है, जबकि चौथी तिमाही में ग्रोथ तीसरी तिमाही के 9.7 से गिरकर 5.2% हो गई। वहीं 2014-15 की चौथी तिमाही में ग्रोथ 17.5% थी। और आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2011-12 की रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद से रियल एस्टेट सेक्टर में किस कदर गिरावट आई है। बात कर लेते हैं शेयर मार्केट की। अच्छे विदेशी संकेतों के चलते भारतीय बाजारों की सुस्त शुरुआत हुई और पूरे कारोबारी सत्र के दौरान बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार करता दिखा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी सुस्त कारोबार रहा। सेंसेक्स 35 अंक, निफ्टी 2 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए।
फार्मा, शुगर, बैंकिंग शेयरों में खरीदारी रही तो आईटी, कैपिटल गुड्स, मेटल शेयरों पर दबाव देखने को मिला। मार्केट जो फ्लैटिश आउटलुक दिखा रहा है उसका वन ऑफ द रीजन इसके जो मार्केट के अंदर जो इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स है वो इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स का परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक आई थिंक म्यूटेड रहा है, सबड्यूड रहा है। जो मार्केट हम अभी देख रहे हैं उसके अंदर ज़्यादातर आई थिंक परफॉर्मेंस जो रहा है वो लार्जली मिड कैप क्षेत्र के अंदर जो कंपनीज हैं उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। काफ़ी समय से आई थिंक सम ऑफ द लार्ज कैप कंपनीज विद इन द इंडेक्स बास्केट हैवन परफॉर्म्ड। उसके काफ़ी रीजंस हैं, बट आई थिंक विदाउट गोइंग इनटू दोज रीजंस इन डिटेल, I find that I think many of these companies are available at a valuation which are far more lucrative, far more exciting, far more I would say opportunity giving in this market. मॉनसून के मोर्चे से अच्छी खबर है क्योंकि कमी अब लगभग खत्म हो गई है। महज 6 दिन में मॉनसून 11% के डेफिसिट से 1% सरप्लस में आ गया है। जून के आखिर में 11% कम बारिश हुई थी। मौसम विभाग के मुताबिक देश के 89% हिस्से में सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। बुधवार को सामान्य से 46% से ज्यादा बारिश हुई। मंगलवार को पूर्वी मध्य प्रदेश में सामान्य से 5 गुना ज्यादा बारिश हुई। अगले कुछ दिनों में मध्य पश्चिम भारत में भारी बारिश की संभावना है। हालांकि गुजरात के हालात अब भी चिंताजनक बने हुए हैं, जहां पर मॉनसून सामान्य से 50% कम है। तो पहले से ही मौसम विभाग ने अनुमान जताया था कि क्या मॉनसून इस बार सरप्लस हो सकता है और यही कुछ देखने को मिल रहा है। हालांकि ताजा हाल हम आपको बताया तो बिहार में 6 जुलाई तक जो बारिश हुई है वो 8% कम हुई है अनुमान के मुताबिक, लेकिन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने की ओर जरूर है। उत्तर प्रदेश में हालांकि झमाझम बारिश हुई है, 21% सरप्लस में बारिश हुई है और ये 6 जुलाई तक मॉनसून का हाल हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा में भी अच्छी खासी बारिश हो रही है, 7% जो अनुमान जताया गया था उसके ऊपर ही बारिश हो रही है। दिल्ली में भी अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई है और 2% सरप्लस के साथ बादल बरस रहे हैं। पंजाब में काफी अच्छा मॉनसून का हाल है, 34% सरप्लस यहां पर है, बारिश हो रही है। राजस्थान में भी अच्छी बारिश हो रही है। इसके अलावा कुछ और राज्यों में, मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश है, हालांकि बाढ़ से लोग जरूर परेशान हैं। गुजरात में हालांकि थोड़ा बहुत लोग इसको लेकर परेशान जरूर है क्योंकि फिलहाल जो मॉनसून डेफिसिट है वो 52% बताया जा रहा है। महाराष्ट्र में सूखाग्रस्त खासतौर पर इलाकों के लिए अच्छी बात इसलिए है क्योंकि 16% सरप्लस में फिलहाल मॉनसून का हाल वहां पर है। बढ़ते अब आगे। सस्ता लोन पाना है तो अच्छा क्रेडिट स्कोर इसमें मददगार साबित हो सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट स्कोर के आधार पर ग्राहकों को ब्याज दर तय करने की तैयारी कर रहा है। एनपीए घटाने के लिए बैंक इस सिस्टम को लागू करना चाहता है। अभी रिटेल ग्राहकों को लोन देना है या नहीं, ये तय करने के लिए बैंक क्रेडिट स्कोर देखते हैं, लेकिन पहली बार रिटेल ग्राहकों के ब्याज दर के लिए क्रेडिट स्कोर का इस्तेमाल किया जाएगा। नए सिस्टम से बैंक को बेहतर रेटिंग वाले ग्राहक जुड़ने की भी उम्मीद है। बैंक बड़े कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए क्रेडिट स्कोर के आधार पर ब्याज दरें तय करते हैं। आमतौर पर अच्छी क्रेडिट रेटिंग वाले बड़े कॉर्पोरेट ग्राहकों को आधा से 0.25% तक सस्ता लोन मिलता है। बात करते हैं विजय माल्या की। ब्रिटेन में वो कल नजर आएंगे। विजय माल्या दरअसल फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रां प्री से पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। विजय माल्या प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी करेंगे। विजय माल्या की टीम फोर्स इंडिया ने इस सीजन में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। फॉर्मूला 1 के सीजन में पहली बार विजय माल्या नजर आएंगे। आपको बताएं, विजय माल्या मार्च में लंदन चले गए थे। उन्हें कोर्ट ने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी घोषित किया है और उनके ऊपर बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए बकाया है। बात करते हैं जी बिजनेस की खबर के इंपैक्ट की। मुंबई के सड़क घोटाले में बीएमसी के 2 अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने बीएमसी के चीफ इंजीनियर रोड अशोक पवार और चीफ इंजीनियर विजिलेंस उदय मरूडकर को गिरफ्तार किया है। इन अधिकारियों पर ठेकेदारों से मिलीभगत का आरोप है। जी बिजनेस ने 28 जून को आपको दिखाया था कि कैसे अधिकारियों की मिलीभगत से घोटाला किया गया। हमने आपको दिखाया था कि कैसे मुंबई में आम टैक्स पेयर्स के करोड़ों रुपए हर साल गड्ढों में जा रहे हैं। सड़कों की मरम्मत का ठेका जिन कंपनियों को मिलता रहा वो दरअसल आधे अधूरे काम करके पूरे पैसे लेती रही। नौकरशाहों और ठेकेदारों के गठजोड़ से धंधा बरसों तक फलता फूलता रहा। यहां तक कि बीएमसी कमिश्नर के आरोप कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने के आदेश के बाद भी 2 कंपनियों को बीएमसी से ही फिर से नए कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गए।
4 अफ्रीकी देशों के दौरे पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मोजाम्बिक पहुंचे। इस दौरान ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा समेत कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। 4 अफ्रीकी देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मोजाम्बिक पहुंचे। पीएम ने मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी के साथ मुलाकात की। भारत और मोजाम्बिक के बीच दालों की खरीद समेत 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के तहत भारत मोजाम्बिक से दाल खरीदेगा। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। I have also held detailed discussions on our shared vision for a stronger partnership in years ahead. पीएम मोदी अब से कुछ देर बाद दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होंगे। 10 जुलाई की सुबह पीएम तंजानिया पहुंचेंगे। उसके बाद मोदी केन्या जाएंगे। आज पूरे देश में ईद का त्योहार मनाया गया। मुस्लिमों ने इस मौके पर नमाज अदा की। देखिए इससे जुड़ी ये रिपोर्ट। पूरे देश में आज भाईचारे के साथ ईद का त्योहार मनाया गया। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में सुबह ईद की नमाज अदा की गई। लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह में पहली बार महिलाओं ने भी ईद की नमाज पढ़ी। दिल्ली में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री अरुण जेटली शाहनवाज हुसैन के घर ईद मनाने पहुंचे। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने लोगों को गले मिलकर बधाई दी। भोपाल में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ईद के जश्न में शामिल हुए। लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह में यूपी के सीएम अखिलेश यादव भी पहुंचे। वडोदरा में क्रिकेटर इरफान पठान और यूसुफ पठान ने भी लोगों को गले मिलकर ईद की बधाई दी। ईद के मौके पर बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान अपनी फिल्म मदारी का प्रमोशन करने के लिए पटना पहुंचे। इरफान ने आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव से मुलाकात की।